हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 100 क्वेश्चन के शताब्दी एक्सप्रेस का भाग नंबर 7, जिसमें हम 100 प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, भित्ति चित्रण पद्धति का प्रारंभ हुआ। तो वैसे तो जोगीमारा से हुआ है, लेकिन विकल्पों के अनुसार हम देखेंगे तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाओं से। अजंता गुफाओं का निर्माण काल था, तो अजंता की गुफाएं 200 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी तक बनाई गई हैं। तो राइट आंसर 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी। ध्यान देना, ईसा पूर्व और ईस्वी में कंफ्यूज कर देता है, और सेम देखो दो प्रश्न दिया है, बस एक में ईसा पूर्व लिखा है, एक में नहीं लिखा है, तो ईसा पूर्व वाला ही सही होगा। गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? तो गुप्त काल की मूर्तियों की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो देवताओं के चारों ओर होलों की विस्तृत सजावट, ये इसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया? तो सम्राट अशोक ने, उनके शिलालेख देखो, उनके स्तूप देखो, उनकी मूर्तियां देखो, सब पत्थर की बनी थी। तो अशोक ने पत्थरों का प्रयोग किया था। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहां पाए गए? तो इसका राइट आंसर है लोमस ऋषि की गुफा में पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना का यक्ष और दीदारगंज की यक्षी बनाई गई है। तो पटना का यक्ष और दीदारगंज की यक्षी, ये दोनों बिहार की हैं, इसलिए बिहार में चुनार बलुआ पत्थर से काम होगा। तो राइट आंसर चुनार बलुआ पत्थर, चुनार सैंडस्टोन। बौद्ध स्तूप में चैत्य क्या है? तो चैत्य प्रार्थना कक्ष होते हैं, पूजा करने का स्थान यानी प्रार्थना कक्ष। राइट आंसर प्रार्थना कक्ष। इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था? अमरावती स्तूप का निर्माण 200 ईसा पूर्व हुआ था, यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। राइट आंसर डी। शिव मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है? शिव मोहर पर हाथी, चीता, गेंडा, भैंसा, ये 4 जानवर उकेरे गए हैं, तो इसमें जो घोड़ा है ये वहां नहीं उकेरा गया है। ध्यान दीजिएगा, शिव मोहर और सारनाथ के अशोक स्तंभ में जो पशु हैं ये एक दूसरे से कंफ्यूज करते हैं। इसको हमने कंफ्यूजन वाली टेस्ट सीरीज में कराया है, वहां जाकर के उस वीडियो को भी आप जरूर से जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु घाटी, सिंधु नदी के तट पर पाए गए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे और सिंधु घाटी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में जो एक स्तूप स्थित था वो कुषाण काल में बनाया गया था। तो राइट आंसर कुषाण काल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं में सर्वाधिक रोमांचक नर्तकी की मूर्ति वह किस पदार्थ से बनी है? तो नर्तकी की मूर्ति कांसे की बनी है? ये तो ऐसा प्रश्न है कि ये सर्वज्ञ हो गया है, हर एग्जाम में ये प्रश्न रहेगा ही रहेगा, उसका आंसर कांसे की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है? तो सबसे ज्यादा सिंधु घाटी की मोहरों में बैल देखने को मिलता है, तो राइट आंसर बैल हो जाएगा। बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? तो बाढ़ से मोहनजोदड़ो 7 से अधिक बार नष्ट हुआ था। हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पाया गया? हड़प्पा संस्कृति में रॉक कट धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, और अभी तक भारत का सबसे बड़ा रॉक कट कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर। लेकिन यहां पर हड़प्पा संस्कृति का पूछ रहा है, तो इसलिए धौलावीरा हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा सभ्यता दिए गए विकल्पों में से ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि जो ईंट बनाने की परंपरा है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा ही शुरू की गई थी। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं।
प्राचीन भारतीय चित्रकला में षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वर्ण के लिए वर्णिका भंग शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत का कौन सा पुरातात्विक स्थल मुर्दों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, मृतकों का टीला। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है। तो हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ जो है वो सिलेटी चूना पत्थर से बनाया गया है। तो राइट आंसर सिलेटी चूना पत्थर। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? तो मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र मंसूर ने बनाए थे, और मंसूर जहांगीर के काल का था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में। जहांगीर काल में सभी चित्रकार था। जहांगीर के काल का सभी चित्रकार बिशनदास था। राइट आंसर बिशनदास। मंसूर किस चित्रण में सिंहस्थ कलाकार थे? तो मंसूर पशु पक्षी व वनस्पति के चित्रण में मशहूर थे। किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की? तो अकबर द्वारा पहली बार शाही चित्रशाला की स्थापना कराई गई थी। किस मुगल शासक ने पहली बार शाही कार्यशाला की स्थापना कराई? सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो अकबर की चित्रशाला में कुल 6 गुजराती चित्रकार थे। बहुचर्चित पांडुलिपि तूतीनामा में मुगल दरबार के स्टूडियो में बने 250 लघु चित्रकारी और 52 कथाओं का उल्लेख है। यह किसके शासनकाल में लिपिबद्ध किया गया? तूतीनामा जो है ये अकबर के शासनकाल में चित्रित हुई थी। अनवर सुहेली पुस्तक किसके शासनकाल में चित्रित हुई? अनवर सुहेली और अयार दानिश पंचतंत्र के फारसी अनुवाद हैं, और ये दोनों अकबर के शासनकाल में चित्रित किए गए थे। निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दसवंत के गुरु थे? तो दसवंत के गुरु ख्वाजा अब्दुल सम्मद थे। राइट आंसर अब्दुल सम्मद। कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया है? तो कबीर और रैदास को उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने चित्रित किया है। मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान में किस स्थान से संबंध रखता है? ध्यान रखना, अवध, अवध नरेश करके अयोध्या मत लगाना। अवध मतलब वर्तमान का लखनऊ, तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है? तो यह प्रविधि है काले रंग से चित्र को बनाना, स्याह कलम कहलाता है। देवासनो पाड़ो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? तो देवासनो पाड़ो कल्पसूत्र जो है ये फारसी कला से प्रभावित था। राइट आंसर फारसी कला। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? तो 9वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक भारतीय लघु चित्रण की परंपरा फली फूली थी। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण कहाँ स्थित है? तो ये एलोरा की गुफा संख्या 16 में दिखाई देता है। तो राइट आंसर एलोरा। अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? अजंता म्यूरल्स के लेखक अजीत घोष है। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुईं? तो अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई थी, जहां आग लग गई थी। छदंत जातक की कथा का वर्णन, छदन जातक की कथा का वर्णन हमें गुफा संख्या 10 में देखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्यक गुफा में चित्रित है? तो बुद्ध का गृह त्याग गुफा संख्या 16, क्योंकि बुद्ध के जीवन से की घटनाओं से संबंधित जो चित्र हैं वो 16 में सभी हैं। राइट आंसर 16। अजंता की कौन से नंबर की गुफाएं हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं? तो 8 से लेकर के 13 तक की गुफाएं अजंता की हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं, जो बुद्ध के मूर्ति और चित्रों पर विश्वास नहीं करता है। अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित किया गया है? शिवी जातक का चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में है। ट्रिक मैंने बताई थी, महाशिव की स्तुति में शंख चंपा से मंगाया जाता था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, और गुफा संख्या 1 में। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? तो रसमंजरी का पहली बार चित्रण बसोली शैली में हुआ था। तो राइट आंसर बसोली। कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? तो कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु राधा कृष्ण थी। कांगड़ा चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? प्रिय विषय भी राधा कृष्ण ही था। दमयंती स्वयंवरम चित्र किस शैली से संबंधित है?
तो दमयंती स्वयंवरम कांगड़ा शैली से संबंधित है। राइट आंसर कांगड़ा। लघु चित्रकला की निम्नलिखित कलाओं में से कौन सी कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित थी? तो पहाड़ी शैली हिमालय और हिमाचल और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित थी। इनमें से पहाड़ी स्कूल के केंद्र कौन से हैं? तो पहाड़ी स्कूल के केंद्र बसोहली, गुलेर और कांगड़ा है। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर राजा सवाई सिंह के द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर सवाई सिंह। और प्रथम द्वितीय पूछे तो द्वितीय ने, राजा सवाई सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया है? तो शिकार के दृश्य कोटा शैली की विशेषता है और अधिकांशतः शिकार से दृश्य चित्रित किए गए हैं। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना कैसी है? बूंदी चित्र शैली की रंग योजना चटकीली है, या कहें सोने चांदी के रंग का प्रयोग किया गया है। बनी ठनी चित्रकारी किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो बनी ठनी की जो चित्रकारी है राजा सावंत सिंह, जो कि नागरी दास नाम से कविताएं लिखा करते थे, उन्हीं के काव्य से प्रेरित है। किशनगढ़ चित्र किस राज्य से संबंधित है? तो किशनगढ़ चित्र राजस्थान से संबंधित है, क्योंकि किशनगढ़ जो है राजस्थान में है। किशनगढ़ शैली इसलिए सर्वश्रेष्ठ है, तो किशनगढ़ शैली अपने सहज भक्ति भावना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। किशनगढ़ स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ स्कूल का निहाल चंद्र प्रसिद्ध चित्रकार था। ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? तो ढोला मारू का संबंध मेवाड़ से है। इन्हें आपस में मिलाएं, मुगल जहांगीर, मेवाड़ जगत सिंह, किशनगढ़ सावंत सिंह और कोटा उम्मेद सिंह का मिलान हो जाएगा। मुगल जहांगीर, मेवाड़ जगत सिंह, किशनगढ़ सावंत सिंह, कोटा उम्मेद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या दक्कनी चित्रकला की विशेषता नहीं थी? तो दिए गए विकल्पों में से वास्तविकता के साथ संबंध दक्कनी शैली की विशेषता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित कहाँ हुए? तो नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र गोलकुंडा शैली में चित्रित हुए हैं। निम्नलिखित में से इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं। दोहरी गुंबद शैली में बना है हुमायूं का मकबरा। तो राइट आंसर हुमायूं का मकबरा। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी इसका वास्तुकार था। तुर्की मुर्गा टर्की कॉक को किसने चित्रित किया है? इसे मंसूर के द्वारा चित्रित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार चित्रों में मोम और ऑयल रंग वाले मिश्रण तकनीकी का उपयोग करते थे? तो जी.आर. संतोष मोम ऑयल रंग में मोम रंग को मिला करके उसका यूज किया करते थे। तो राइट आंसर है जी.आर. संतोष। दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करें जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। तो विकर्ण श्रृंखला के लिए तैयब मेहता प्रसिद्ध है। राइट आंसर तैयब मेहता। दिए गए विकल्पों में से पहचान करें, बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया है? तो बंदर और कंचन पेड़ ए रामचंद्रन की है। राइट आंसर ए रामचंद्रन हो जाएगा। बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? बंगाल शैली के प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर। मदर एंड चाइल्ड कलाकृति को कौन बनाया? यामिनी राय ने। निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न काम किया। तो दिए गए विकल्पों में गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं जिन्होंने बंगाल शैली से भिन्न काम किया। इनकी चित्रण की जो शैली थी वो घनवादी थी। इनमें से कौन सा कलाकार लोक कला के लिए प्रख्यात है? लोक कला के लिए यामिनी राय प्रख्यात है। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? इनका हंगरी में, बुदापेस्ट हंगरी में जन्म हुआ था। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार नंदलाल बोस हैं। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। यामिनी राय की चित्रकला की मुख्य विशेषता है, यामिनी राय की चित्रकला की जो मुख्य विशेषता है वो है सरलता, यानी इनके चित्र बहुत ही सरल होते हैं। यामिनी राय की 3 पुजारिन चित्र किस माध्यम में बनाई गई है? तो यामिनी राय की 3 पुजारिन जो चित्र है वो
टेम्परा माध्यम में बनाई गई है। भारत में पहली बार राजा रविवर्मा ने स्थापना की थी, तो प्रिंटिंग प्रेस की पहली बार स्थापना की थी बंबई के घाटकोपर में। तैल रंगों की मालाबार ब्यूटी, ये जो चित्र है ये राजा रविवर्मा के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने बंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोला। तो बंबई में लिथोग्राफी प्रेस राजा रविवर्मा ने खोला था। राजा रविवर्मा जाने जाते हैं, तो राजा रविवर्मा मुख्य रूप से पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। राजा रविवर्मा के चित्र पर आधारित हैं, तो राजा रविवर्मा के चित्र यथार्थवादी शैली पर आधारित हैं क्योंकि उनका काम रियलिस्टिक होता था। राजा रविवर्मा के ऑलियोग्राफी को माना जाता है, तो इसे अभिव्यक्ति परक शैली भी माना जाता है क्योंकि उसमें अभिव्यक्ति की गई थी। बाजार शैली भी कहा जाता है क्योंकि बेचने के उद्देश्य से बनाई गई थी, और यूरोपीय शैली भी कहा जाता है क्योंकि यथार्थवाद का उसमें प्रभाव दिखाई देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राजा रविवर्मा किस राज्य में जन्मे थे? तो राजा रविवर्मा का जन्म केरल के किल्लीमानूर में हुआ था, तो राइट आंसर केरल हो जाएगा। भारत तकनीक की दृष्टि से किस कलाकार ने सर्वप्रथम भारतीय कला को पश्चिम की ओर मोड़ा था? पश्चिम यानी पाश्चात्य कला की ओर। तो तकनीकी दृष्टि से पश्चिम की ओर मोड़ने का श्रेय राजा रविवर्मा को जाता है क्योंकि उन्होंने तैल माध्यम में काम करना शुरू कर दिया। उनके पीछे सारे कलाकार तैल माध्यम में काम करना शुरू कर देते हैं। किस कलाकार ने आलमगिरी नायडू से कला का प्रशिक्षण लिया? तो आलमगिरी नायडू से राजा रविवर्मा ने प्रशिक्षण लिया था। कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो कंपनी शैली का दूसरा नाम पटना शैली है। शिव वामन मूर्ति इनमें से किस संग्रहालय में स्थित है? तो शिव वामन मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। स्तंभों पर सजाई गई पालतू घोड़े की एक मूर्तिकला तत्व को इनमें से किस राजा के समय में देखा जा सकता है? तो स्तंभों पर सजाई गई पालतू घोड़े की एक मूर्तिकला तत्व के रूप में इसे विजयनगर साम्राज्य में देखा जा सकता है। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ? तो यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का जो निर्माण है वो दिए गए विकल्पों के अनुसार मथुरा शैली के अंतर्गत हुआ। क्यों? क्योंकि कुषाण काल में मौर्य काल में इन सब चीजों का ज्यादा प्रयोग हुआ था, और यहाँ पर यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं हमें मथुरा में ही देखने को मिलती हैं। तो दिए गए विकल्पों के हिसाब से मथुरा इसका राइट आंसर है। ऐसा कहना युक्त होगा कि मूर्त कला के क्षेत्र में कलाकार की अभिव्यक्ति में सामाजिक वास्तविकता का समाकलन होता है, क्योंकि रूप और विषय वस्तु दोनों में मूर्त छवि का सृजन करते समय समसामयिक सुसंगतता की मांग मानव अभिव्यक्ति के लिए अंतर्निहित और स्वाभाविक होती है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन का जो राइट आंसर है वो है दोनों सही है। और मैंने पहले भी बताया है कि ऐसे प्रश्न अगर आपको ना समझ में, कि उनकी जो भाषा होती है वो थोड़ा साहित्यिक होती है, और अगर प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आप ये दोनों सही है वाला टिक करें। लगभग 90% यही सही होता है। तो ए और बी दोनों सही है, इसका राइट आंसर यही है। स्त्री मूर्त शिल्प नृत्यरत मुद्रा में मजीरा वादिका संबंधित है। तो ये मूर्ति हमें कोणार्क के सूर्य मंदिर में देखने को मिलती है, इसे चंबल प्लेयर भी कहते हैं। गर्भगृह की अवधारणा हिंदू मंदिरों से संबंधित है। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबज वर्तमान में कर्नाटक में है, तो राइट आंसर कर्नाटक। ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? देखो, ताजमहल में जो बीच बीच में गेट के किनारे हमें डिजाइन मिलती है वो डिजाइन नहीं है, उसमें कुरान की आयतें लिखी गई हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कुरान की कैलीग्राफी में आयतें लिखी हुई हैं ताजमहल में। निम्नलिखित भारतीय मंदिरों के कुछ हिस्सों के सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब ऊपर से नीचे के क्रम में, तो सबसे ऊपर कलश होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कलश, उरुशिका और अधिस्थना। राइट आंसर ए हो जाएगा। सबसे पहले कलश, उसके बाद उरुशिका, उसके बाद अधिस्थना। गंगई कोंडा चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजेंद्र चोल ने। दक्षिण भारत के
एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये कुंभकोणम में स्थित है, दक्षिण भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर। चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया? प्रचार यानी जिसने पहली बार करके लोगों को बताया कि ऐसे भी मंदिर बनाए जा सकते हैं। तो सित्तनवासन गुफा हम देखेंगे तो महेंद्र वर्मन ने कटवा करके बनवाई थी। तो पत्थरों को काट करके बनवाने का प्रचार महेंद्र वर्मन के द्वारा किया गया था। इसके बाद खूब काम होने शुरू हो गए। तो राइट आंसर इसका महेंद्र वर्मन है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी थी? राइट आंसर शंखु चौधरी। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार ओरिगामी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ओरिगामी शैली के लिए बिमल बनर्जी जाने जाते हैं। राइट आंसर बिमल बनर्जी। इनमें से कौन से कलाकार ने प्रेम कहानी की थीम हीर रांझा पर काम किया है? तो हीर रांझा पर काम किया है शोभा सिंह ने। तो राइट आंसर है शोभा सिंह। तो इसी के साथ हमारी 100 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।